8 फरवरी को हिंसा की आग में जले हल्द्वानी में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा के इलाके को छोड़कर बाकी जगहों से कर्फ्यू को हटा लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बनभूलपुरा से कर्फ्यू को नहीं हटाया है और वहां पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, जबकि बाकी जगहों पर हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया। साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया। आसपास के इलाकों में जरूर कर्फ्यू में ढील दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन आपको बनभूलपुरा के किदवई नगर की ये गलियां दिखाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जो है लगा है और सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ तमाम गलियां जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवा हल्द्वानी के अन्य इलाकों में बहाल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर मलिक का बगीचा इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की अतिरिक्त 4 कंपनियां तैनात करने की मांग की है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने दंगा भड़काने और उसमें शामिल होने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 12 टीमें गठित की हैं, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही हैं। जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं वो उन वीडियो एविडेंस के जरिए ही चेहरे जो है सामने आए, उनको चिन्हित करके दबिश देकर उनको पकड़ा गया और इसी तरह से धरपकड़ जो है वो 2 दिन से लगातार यहाँ पर जारी है। वहीं दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे की भी तलाश जारी है। इसमें जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, जिसकी वो जिस जगह पर वो जो मदरसा बना हुआ था वो जगह अब्दुल मलिक क्लेम करता था कि वो उसकी है और इसीलिए उस जगह का नाम मलिक का बगीचा भी था। तो उसकी लोकेशंस भी जो है वो तलाशी जा रही है, वो उसकी धरपकड़ में भी पुलिस जो है वो लगी हुई है। इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बार फिर साफ कर दिया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी, लेकिन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके के मलिक के बगीचा में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस जगह से हिंसा की शुरुआत हुई थी, जी न्यूज की टीम वहां पहुंची। इस दौरान वहां हर तरफ जमीन पर बिखरे हुए पत्थर नजर आए, जिनसे वहां मौजूद पुलिस वालों और नगर निगम के कर्मचारियों पर बेरहमी से हमला किया गया था। जब प्रशासन की टीम आई तो चारों ओर से, क्योंकि ये मलिक का बगीचा बीच में है और चारों ओर से घिरा हुआ है और चारों ओर से लोगों के द्वारा हमला किया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि तमाम जो लोग यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई में आए थे वो सभी लोग गंभीर तौर पे घायल हुए। आप जहाँ तक देखेंगे टूटी कुर्सियाँ दिखेंगी, आपको पत्थरों के टुकड़े दिखेंगे। मलिक के बगीचे में जहां मस्जिद और मदरसे का अवैध निर्माण कराया गया था, उसका एक हिस्सा ही तोड़ा गया था, जिसके बाद घरों से पत्थर बरसने शुरू हो गए थे। और ये ठीक सामने आप देखिए मदरसा, जिस पर आधी कार्रवाई अब तक हुई है और इसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम आई थी। इसके ठीक बाईं ओर अगर आपको दिखाऊं तो बाईं ओर आप, ये वो धार्मिक स्थल है जिसको ईदगाह बताया जाता था, जिसको नमाज स्थल बताया जाता था। ये वो धार्मिक स्थल है जिसका बेसमेंट जो है वो तोड़ा गया था, इसी के नीचे नमाज होती थी। बताया गया कि इसी जगह से हिंसा और आगजनी की शुरुआत हुई थी। मलिक के बगीचा में प्रशासन ने जब अवैध निर्माण की कार्रवाई शुरू की तो वहां रहने वाले लोगों ने पहले अपने घरों से पत्थर बरसाए और उसके बाद नगर निगम और पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी, जिनसे उठता हुआ धुआं आज भी वहां नजर आ रहा है। इस दौरान मलिक के बगीचा में जली हुई गाड़ियों का ढेर लगा दिखा। बाईं ओर आप देखेंगे दूसरी मशीन जली हुई है, इसके बगल में आप देखेंगे तीसरी मशीन जली हुई है, उसके ठीक पीछे एक डंपर आपको दिख रहा है जला हुआ, उसके ठीक पीछे एक छोटा हाथी जला हुआ है, उसके ठीक पीछे एक पिकअप जली हुई है, ये सामने कुछ मशीनें जली हुई हैं, उसके ठीक सामने एक ट्रैक्टर जला हुआ है और वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको गाड़ियाँ जली हुई दिख रही हैं। बनभूलपुरा का ये वो इलाका है जहां 8 फरवरी को प्रशासन की टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए आई थी, लेकिन भीड़ के हमले के बाद इन सकरी गलियों से जान बचाकर निकलना उन लोगों के लिए चुनौती बन गया। सारे घर कार्रवाई स्थल से बहुत ऊंचाई पर है, यानी अगर छतों से कोई हमला भी करेगा तो किसी की नजर में नहीं आएगा और बहुत आराम से अपना एम सेट कर लेगा। भीड़ के इसी हमले में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू का असर बनभूलपुरा में आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। कर्फ्यू की वजह से वहां घूमने आए कई पर्यटक भी फंस गए, जिन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा।
बनभूलपुरा के किदवई नगर इलाके में मौजूद इस होटल में भी इस दौरान फंसे पर्यटकों को आज सुबह प्रशासन की मदद से निकाला गया। 17 से 20 लोग जो थे वो हमारे यहाँ फंसे हुए थे, जो 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे। अब उनके लिए जो है सब कुछ मैनेज करना, खाने पीने का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम तो सब करा, फिर जैसा तैसा भी हुआ। वहीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र भी कर्फ्यू की वजह से परेशान नजर आए। जब नेट ही नहीं है तो ना सैम्पल पेपर्स हैं, फिर कर्फ्यू है तो कोई आ जा नहीं सकता, ट्यूशन क्लासेस नहीं है, स्कूल बंद है, तो अभी स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहीं स्कूल कब खुलेंगे इसकी जानकारी भी छात्रों को नहीं है। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद अब वहां रहने वाले लोग पलायन को मजबूर दिखे। इस बीच कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वो किसी हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पलायन कर रहे लोगों ने इस दौरान सुरक्षा की गुहार लगाई। हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो घर में बैठे हुए थे जब पत्थरबाजी हुई। हम अपने घर में थे, बच्चे भी हमारे घर में थे, हमारा दरवाजा बंद था। हमें पता ही नहीं है कौन थे और कौन लोग थे किन्होंने पत्थरबाजी करी, हमें कोई मतलब नहीं था। अब हम अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं, जब यहाँ कोई ठिकाना नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताओ। वहीं पीड़ित महिलाओं ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। औरतों के हाथ पैर भी तोड़ दिए। अब हमारे को कोई नहीं है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, रोज कमाना रोज खाना। हमारा बुढ़ा आदमी, मेरा लड़का नहीं है कोई, मेरा लड़का 22 साल का था, वो खत्म हो गया। वहीं बच्चों के साथ पलायन को मजबूर लोगों ने खाने पीने की दिक्कतों का भी जिक्र किया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपने एक बयान में हिंदुओं को आतंकवादी बताया। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि यूपी के बरेली में शुक्रवार को हुए कार्यक्रम के दौरान साजिशन उनके लोगों पर पथराव किया गया, जिसके जिम्मेदार हिंदू पक्ष के लोग हैं। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि जब वो जेल भरो आंदोलन के दौरान अपने समुदाय के लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रहे थे, उसी समय दूसरे समुदाय के लोगों ने उन पर पथराव किया, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे उन पर पथराव किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होगा। तौकीर रजा ने अमित शाह के चुनाव से पहले सीए लागू करने वाले बयान पर भी नाराजगी जताई। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ। तौकीर रजा ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर जुबानी जंग भी तेज हो गई। बीजेपी, वीएचपी समेत दूसरे दलों ने भी तौकीर रजा के बयान को गलत बताते हुए इसे समाज को भड़काने वाला बताया और हिंदुओं को आतंकवादी कहे जाने पर उन्हें घेर लिया। बीजेपी ने तौकीर रजा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कुछ लोग भड़काऊ भाषण देते हुए हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे। सीए के बारे में जितना दुष्प्रचार कांग्रेस और विपक्ष नेताओं ने किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने तौकीर रजा पर आतंकवादियों के समर्थन का आरोप लगाया। कुछ भड़काऊ भाईजान हैं जिन्होंने जैसे कि ठेका ले रखा है उन आतंकवादियों को, अतिवादियों को और हिंसक लोगों को प्रश्रय देने का, उनको समर्थन देने का और उनको कवर फायर देने का। कांग्रेस ने भी तौकीर रजा को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। मौलाना तौकीर रजा साहब से भी कहूंगा कि भड़काऊ भाषण से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान कम्युनिटी का होता है। उद्धव गुट की शिवसेना ने भी तौकीर रजा के बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाद अब दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने ठान लिया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को ही जिताना है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सुष्मिता देव को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा सागरिका घोष, ममता बाला ठाकुर और नदीमुल हक के नाम लिस्ट में शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मूर्तिकार अरुण योगीराज को सम्मानित किया। अरुण योगीराज ने अयोध्या राम मंदिर में विराजमान भगवान रामलला की प्रतिमा बनाई है।
दिल्ली के अलीपुर में जूते के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिहार में सोमवार को नीतीश कुमार सरकार का फ्लो टेस्ट है, लेकिन विश्वास मत से पहले सभी दलों ने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। महागठबंधन के विधायक तेजस्वी के घर पर रुके हैं और रात में आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल के विधायकों ने रात में संगीत और अंताक्षरी के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। तो सुबह विधायकों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया। आरजेडी विधायकों की बाड़ेबंदी पर जेडीयू नेता तंज कस रहे हैं। भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना। वहीं आरजेडी ये दावा कर रही है कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। महागठबंधन मजबूत है, महाविजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के कुछ विधायक तेजस्वी के घर पर नहीं पहुंचे। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर सियासी हलचल और मीडिया के जमावड़े के बीच गठबंधन के विधायक मौज मस्ती कर रहे हैं, तो स्पीकर वाला पेच सिरदर्द बढ़ा सकता है। और तेजस्वी यादव का घर खेल का मैदान बना हुआ है। विधायक क्रिकेट खेलते दिखाई दिए तो कुछ विधायक शतरंज की बिसात पर सियासी रणनीति पर चर्चा करते दिखे। हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। आरजेडी ने एक बार फिर कहा कि महागठबंधन एकजुट है। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। वहीं स्पीकर को लेकर भी सियासी दांवपेच चल रहा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि महागठबंधन के नेता हताशा में बयान दे रहे हैं और 122 संख्या की बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के पास 128 विधायकों का समर्थन है। उधर बिहार कांग्रेस के 16 विधायकों का दक्षिण भारत का टूर खत्म हो गया है। सभी विधायक पटना में तेजस्वी के आवास पर रुकेंगे और कल होने वाले फ्लो टेस्ट में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस ने टूट के डर से अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेजा था। लगभग एक हफ्ते से ज्यादा दक्षिण भारत का टूर करके कांग्रेस विधायक वापस लौटे और सोमवार को होने वाले विश्वास मत को जीतने का दावा किया। हमारे साथी विधायक सब पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से कल उनकी सरकार गिरेगी। फ्लोर में शामिल होना है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। कल आने वाला समय का इंतजार कीजिए। इधर तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भी खेला होने का दावा किया। तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं। बिहार कांग्रेस ने 3 फरवरी को अपने 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट कानून लागू कर दिया है। लिफ्ट में बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए ये कानून लाया गया है। नए लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट के मुताबिक भवन मालिक को लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बीमा कराना होगा। लिफ्ट में अगर हादसा हुआ तो लिफ्ट मालिक को तय मुआवजा देना पड़ेगा। अब हर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही लिफ्ट लगाई जा सकेगी। लिफ्ट का वार्षिक रखरखाव भी करना पड़ेगा। वार्षिक रखरखाव अनिवार्य होगा। वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तय दफ्तर में जमा भी करानी होगी। लिफ्ट के रखरखाव के लिए 1 साल में 2 बार मॉक ड्रिल भी करानी पड़ेगी। लिफ्ट और एस्केलेटर में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाना भी अनिवार्य होगा। इमरजेंसी बेल, लाइट, सीसीटीवी, माइक और स्पीकर लगाना भी अनिवार्य होगा। लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर और इमरजेंसी कॉल नंबर लिफ्ट में लिखना अनिवार्य होगा। कोई घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर थाने को सूचित भी करना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर भी लिफ्ट कानून के दायरे में ही आएंगे। और एक बार फिर दिल्ली में किसान आंदोलन का साया मंडरा रहा है। 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। इस ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर्स को कीलों और सीमेंट के स्लैब से सील कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि 13 तारीख को 20,000 किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं।
यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर किसानों को रोकने के इंतजाम हैं। हरियाणा से लगता टिकरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में कड़ी सुरक्षा देखी गई। यहां तारों वाली बैरिकेडिंग के साथ फोर्स को भी तैनात किया जा रहा है। साल 2020 में इन्हीं सीमाओं से किसानों ने दिल्ली कूच किया था, लिहाजा इस बार प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए प्रशासन सीमेंट की बैरिकेडिंग, कटीले तार, बड़े कंटेनर, बोरियां और टायर किलर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ दूर तक आपको दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है वो दिख जाएगा। और ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये अलीपुर का सिंघू बॉर्डर है। हर उस बॉर्डर पर जहां से किसानों की एंट्री हो सकती है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया और आदेशों का पालन करते हुए दिल्ली से लगने वाले हर बॉर्डर पर जवानों की तैनाती कर दी गई। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ किसान गुपचुप तरीके से आकर पीएम, गृह मंत्री समेत बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं। 6 राज्यों के किसान मिलकर आंदोलन कर सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी किसान अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर आने वाले हैं। हालांकि इस बार इन किसानों की मांगें थोड़ी अलग हैं। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पिछले आंदोलन के केस वापस हों। किसान मजदूरों की ऋण माफी की भी मांग है। इसके साथ पिछली सभी अधूरी मांगों को पूरा करने को कहा गया है। 20,000 किसान अपने साथ 1500 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आने वाले हैं। ट्रैक्टर्स के अलावा बस, ट्रेन और मेट्रो से भी किसान आ सकते हैं। आंदोलन की वजह से हरियाणा के 6 जिलों में इंटरनेट बंद है। कई सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को भी खासी परेशानियां हुई। पंजाब हरियाणा की सीमा पर मौजूद घग्गर नदी का पुल बंद होने के बाद लोग कुछ इस तरह नदी पार करने को मजबूर हैं। इधर पुल के ऊपर किसानों को रोकने के लिए उसी जगह पर सीमेंट की बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। कि मेरे सामने जो गाड़ी है, कंक्रीट की गाड़ी है, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। वो जो स्लैब हैं, वो 2 स्लैब डाले गए हैं, उनके बीच में लेंटर डाला जा रहा है। सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं, किसानों के ट्रैक्टर को रोकने के लिए एक कील का जाल भी बिछाया जा रहा है। जो लोहे के कील हैं बड़े बड़े, वो आपको लगे हुए दिखाई देंगे जमीन पे। जो सीमेंट का और बजरी का मिक्सचर है, उसके साथ कीलें जो लगा दी गई हैं। ऐसी ही एक कीलनुमा सड़क का वीडियो साझा कर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय काल। प्रियंका के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी किसानों का साथ देने का वादा किया। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। 13 फरवरी को होने वाले किसानों के महा आंदोलन पर राजनीति शुरू हो गई है। मोबाइल फोन की लत टॉयलेट तक पहुंच गई है। बहुत से लोग टॉयलेट में बैठकर मोबाइल फोन काफी देखते हैं। उनकी ये आदत उनको बीमार कर रही है। शौचालय में मोबाइल फोन का शौक लोगों के पेट खराब कर रहा है। साथ ही हड्डी, घुटनों के जोड़ों में दर्द सहित कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ये खुलासा लखनऊ के केजीएमयू के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के सर्वे में हुआ है। 3 महीने में ओपीडी में आए 250 मरीजों की डायग्नोसिस के आधार पर यह सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक काफी मरीज ठीक से पेट साफ नहीं होने की शिकायत लेकर आए थे। उनमें से 50% ने यह बताया कि उन्हें शौचालय में मोबाइल फोन ले जाने की आदत है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग मोबाइल देखते हुए टॉयलेट सीट पर 20 से 30 मिनट तक गुजार रहे हैं। इन मरीजों की उम्र 14 से 50 साल के बीच में है। ज्यादातर मरीज 20 से 35 साल आयु वर्ग के हैं। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और अकाली दल में सहमति नहीं बन रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावना कम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पंजाब में अकाली दल ने ज्यादा सीटों की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो आलंदी जिले में आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भक्ति की शक्ति दुश्मनों के दांत खट्टे करती है। इसी से शिवाजी ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग रोड शो में शामिल हुए। इससे पहले सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ कुमाऊं की पारंपरिक होली खेली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल अयोध्या जाएंगे। वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। पाकिस्तान में गुरुवार को वोट डाले गए थे और वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही मतगणना भी शुरू हो गई थी। माना जा रहा था कि शुक्रवार सुबह तक फाइनल नतीजों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब तक सभी सीटों के नतीजे नहीं आए। देश भर में चुनाव नतीजों में भारी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान में चुनावी धांधली पर चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि अगर स्थानीय नेता चुनाव में हस्तक्षेप और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के दावे कर रहे हैं तो चुनाव में हुई अनियमितताओं और धांधली की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन के बयान में कहा गया है कि सभी दलों को बराबर का मौका नहीं दिया गया, जो पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा करने वाला है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने अपने बयान में पाकिस्तान के चुनावों में निष्पक्षता की कमी बताते हुए इस पर चिंता जाहिर की। वहीं पाकिस्तान में मौजूद राष्ट्रमंडल चुनाव पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव की प्रक्रिया पर तो सवाल नहीं उठाए, लेकिन चुनावी धांधली के आरोपों का जिक्र जरूर किया। हालांकि पाकिस्तानी प्रशासन और वहां के चुनाव आयोग ने चुनावों में हेराफेरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचा। सीएम योगी के साथ यूपी के विधायक और विधान मंडल के सदस्यों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सबने मिलकर भगवान राम का भव्य राम मंदिर देखा। सीएम योगी की अगुवाई में सभी सदस्यों ने मंदिर में हाजिरी लगाई। गर्भगृह के पास सीएम योगी के साथ सभी सदस्य बैठे हुए नजर आए। सबने मिलकर मंदिर के अंदर राम भजन भी गाया। मंदिर के अंदर जय श्री राम के नारे भी गूंज रहे थे। कुछ सदस्य तो रामलला की मूर्ति को देखकर इतने उत्सुक हो गए कि वहां बैठे बैठे ही मूर्ति की तस्वीरें खींचने लगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने रामलला से चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जिताने की प्रार्थना की। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करे, सब मनोकामना पूरी करे और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने। रामलला के दर्शन के लिए यूपी के विधायक और विधानमंडल के सदस्यों की भीड़ देखी गई। जी न्यूज़।